हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विज्ञान की राजन सीरीज को डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 48 तक मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है। अब इस पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है CO2, वी O2 और सा NH3, द N2। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है या कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे जब गैस निकलने की बात आती है तो हम लगाते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बाई इसका करेक्ट आंसर है। अगर वही होता कि कौन सी गैस की शोषण होता है तो वहां पे होती ऑप्शन नंबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे है कि कौन सी गैस निकलती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, और बा है परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, और ऑप्शन नंबर सा है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, और ऑप्शन नंबर दा है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है कि उसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि चंद्रमा क्या है। आ देवता, ऑप्शन बा तारा, ऑप्शन सा उपग्रह और ऑप्शन द ग्रह। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और ऑप्शन बा है जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, और ऑप्शन नंबर सा है जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ऑप्शन नंबर दा है कि जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो जहाँ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन होता है वहाँ वो सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो इसीलिए हम हाइड्रोनियम आयन पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर है कि जो अम्ल हैं वे जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आ सही आंसर है। अगर वही होता हाइड्रोजन आयन तो वो भी ऑप्शन सही होता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, अब प्रबल क्षार है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है NH4OH, ऑप्शन बा CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सा NaOH, और ऑप्शन दा NaOH का होल ट्वाइस। तो जो प्रबल क्षार होता है वो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अगर वही पूछा जाता स्ट्रॉन्ग एसिड तो प्रबल अम्ल तो वो होता HCl। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग, अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है टाइफाइड, बा है एंथ्रेक्स, सा है रेबीज और दा है पील पाव। तो अधपका मांस खाने से होने वाले रोग को हम एंथ्रेक्स बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बा सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें है रसांकुर या विली इंग्लिश में कहें संरचना पाई जाती है। तो ऑप्शन आ है क्षुद्रांत में, वाह है यकृत में, दा है लार ग्रंथि में और दा है हृदय में। तो इसमें क्या है कि जो रसांकुर या विली संरचना है, जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। क्षुद्रांत को हम छोटी आंत भी बोलते हैं, छोटी आंत। ठीक है, तो जो रसांकुर या बिल्ली संरचना जो पाई जाती है वह छोटी आंत या क्षुद्रांत में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ। तो जो आपदा प्रबंधन विधेयक है वो संसद में सन 2005 में प्रस्तुत हुआ। तो ऑप्शन आ है सन 2002,
वा है सन 2003, सा है सन 2004 और दा है सन 2005। तो इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ऑप्शन आ अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, और सा अनियंत्रित जन्म दर, और दा अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो जो जनसंख्या विस्फोट का कारण है वो है अनियंत्रित जन्म दर एवं अनियंत्रित ही जनसंख्या वृद्धि। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण कैसे होता है? तो ऑप्शन आ है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, व चट्टानों के टूटने से, द वैश्विक ऊष्मा से, और सा और दा है पृथ्वी के नीचे खिंचाव और विचाव की हलचल से। तो जो सुनामी का निर्माण होता है वो होता है कि पृथ्वी की प्लेटों को खिसकने से तभी समुद्र में मतलब ज्वार भाटा आता है, तो उसके कारण सुनामी का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। सुनामी का संबंध है। ऑप्शन आ प्रसिद्ध, व शरारती, सा जलमग्न लहर, और द पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो सुनामी का जो संबंध है वो है कि पानी के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसी को ही हम सुनामी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बादल फटने का अर्थ है। बादल फटने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है अचानक भारी वर्षा होना, व ओले पड़ना, सा बर्फ का पिघलना, द हल्की बौछारें आना। तो जो बादल फटने का अर्थ होता है, जब अचानक से भारी वर्षा होती है उसको हम बादल फटना बोलते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है, अचानक भारी वर्षा होना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। कि जो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर आ है भूकंप, व कंपन, सा ज्वालामुखी, द कुछ नहीं। तो जो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन होने लगता है उसको हम भूकंप बोलते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि चक्रवात का आकार होता है। जो चक्रवात आता है उसका आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन आ है चौकोर, वा है गोल, सा है अंडाकार, और दा है आयताकार। तो जो चक्रवात आता है उसका जो आकार होता है कुछ इस टाइप से होता है। तो इसका आकार को हम अंडाकार आकार बोलते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। किस प्रकार को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो ऑप्शन आ पृथ्वी को, व मार्स को, सा नेपच्यून को, और द प्लेटो को। तो सन 2000 वर्ष सन 2006 में ग्रह की लिस्ट से प्लेटो नामक ग्रह को हटा दिया गया है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक है उसका क्या उदाहरण है? ऑप्शन आ बोतल खोलने वाला यंत्र, ऑप्शन ब पंजेदार हथौड़ी, ऑप्शन सा कैंची, और ऑप्शन था ब्रेड काटने का चाकू। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन चारों में से द्वितीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। तो उससे पहले कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है? तो उसमें क्या होता है कि जैसे एफ, डब्ल्यू और ई, मतलब एफ को हम फलक्रम बोलते हैं और हिंदी में इसको आलम्ब बोलते हैं, और डब्ल्यू से वेट या हिंदी में बोलें तो भार या जो वस्तु वस्तु, और ई से एफर्ट्स या जो बल हम लगाते हैं। ठीक है। तो पहला है कि जो आलम्ब बीच में होता है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, और भार या वस्तु बीच में होती है तो वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, और ई एफर्ट्स या बल बीच में होता है तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो आलम्ब वह पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ लीवर या उत्तोलक फ्रीली मूव कर सके, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। और जो भार या वस्तु होती है वो होती है कि लीवर के द्वारा हम जो भी वस्तु को उठाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ भार होता है। तो इसीलिए ये है भार। अब यहाँ पे है बल। तो बल क्या होता है कि उसे उठाने के लिए जो बल हम या एफर्ट जो लगाते हैं तो वो ही हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है कि भार बीच में होना चाहिए या वस्तु। तो यहाँ पे क्या है, इसमें है कि बोतल खोलने वाला जो यंत्र होता है तो उसमें क्या होता है कि जो बोतल का भार होता है वो बीच में होता है, जो बस
और जो खोलने वाला वो यंत्र होता है वो इस पॉइंट के थ्रू घूम सकता है, और हम जो यहाँ पे बेट वो वाली एफर्ट्स लगाते हैं वो यहाँ लगाते हैं। तो जो बेट होता है वो बीच में होता है, उसमें जो वस्तु का भार मतलब जो वस्तु है तो उसमें कुछ भार है तो वो बीच में होता है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर आ है इसका करेक्ट आंसर है। बोतल खोलने वाला जो यंत्र होता है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। वैसे ही जो कैंची होती है तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक होती है, क्योंकि कैंची में क्या होता है, जो पॉइंट होता है घूमने वाला वो बीच में होता है, मतलब आलम जिसे हम बोलते हैं फलक्रम। तो जो बीच में होता है फलक्रम वो प्रथम श्रेणी का। वैसे ही ऑप्शन बा है पंचीदार हथौड़ी। तो जो पंचीदार हथौड़ी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे जैसे कि वो मतलब कि वो कील निकालने के काम आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कील निकालने के लिए वो क्या हो गया, वेट हो गया, वजन, कील में कुछ वेट होगा, और इस पॉइंट के चारों तरफ हम मतलब हथौड़ी को घुमा सकते हैं। तो ये हो गया आलम्ब यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम बल लगाते हैं, तो यहाँ पे एफर्ट्स या बल लगाते हैं तो वो पॉइंट ये हो गया। तो बीच में जो आलम्ब होता है तो वो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो इसीलिए जो पंचेंद्र हथौड़ी होती है वो भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब आया ऑप्शन था ब्रेड काटने का चाकू। तो जो चाकू होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ही बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे मान के चलिए ब्रेड है, तो जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे वेट है ब्रेड का, और इस पॉइंट पर हम किधर भी घुमा सकते हैं चाकू को, ठीक है। और यहाँ पे हम जो बल या एफर्ट्स लगाते हैं तो यहाँ हो गया बल। तो जो बल बीच में होता है तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तो इसीलिए जो ब्रेड काटने का चाकू होता है वो क्या कहते हैं, तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तो यहाँ पे जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है वो है सिर्फ बोतल खोलने वाला यंत्र। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है, कि अम्ल और क्षारों की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन आ आयनन की मात्रा पर, ऑप्शन बा क्वथनांक पर, ऑप्शन सा अणुभार पर, और ऑप्शन द तुल्यांकी भार पर। तो जो अम्ल व क्षारों की प्रबलता होती है वह उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर वहाँ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। प्रबल अम्ल यह क्षार वह है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। तो ऑप्शन आ जो जल में स्थायी हो, ऑप्शन बी जिसका अणुभार अधिक हो, ऑप्शन सा जो अम्ल में अधिक आयनित हो, और ऑप्शन था जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो जो स्ट्रॉन्ग अम्ल और क्षार वह होते हैं जो जल में अधिक आयनित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसय संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य जो उपसय संयोजक बंध बनता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन आ जल अपघटन, ऑप्शन बा उदासीनीकरण, ऑप्शन सा आयनन, और ऑप्शन था अपघटन। तो जो इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसय संयोजक बंध बनाने की जो प्रक्रिया है वह उदासीनीकरण कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। उदासीनीकरण क्रिया में उदासीनीकरण जो क्रिया होती है उसमें क्या बनता है। ऑप्शन अम्ल बनता है, ऑप्शन बा क्षारक बनता है, ऑप्शन सा क्षार बनता है, और ऑप्शन था लवण व जल बनते हैं। तो जो उदासीनीकरण की क्रिया होती है उसमें क्या बनता है, लवण व जल बनते हैं, मतलब साल्ट और वाटर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर था करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन आ हाइड्रेशन, ऑप्शन बा ऑक्सी अम्ल, ऑप्शन सा थायो अम्ल, ऑप्शन था दुर्बल अम्ल। तो जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वह हाइड्रेसिड कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन आ सामान्य लवण, ऑप्शन बा बेसिक लवण, ऑप्शन सा अम्लीय लवण, ऑप्शन दा द्विलवण। तो जिन अम्लों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं तो वो लवण सामान्य लवण कहलाते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसकी क्षारकता क्या होती है? ऑप्शन आ 1, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 2, ऑप्शन दा 4। तो एसिटिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वो 1 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है, मतलब कि जल प्रदूषण का कौन सा कारण है? तो यहाँ पे ऑप्शन आ है धुआं, वाह है ऑक्सीजन, सा है बम विस्फोट और दा है बाहित मल। तो हमें देखना है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण का कौन सा कारक है यहाँ पे बाहित मल, मतलब कि जो जल में हम मल मूत्र वगैरह जो भी बहाते हैं तो उससे जल प्रदूषण होता है, तो इसीलिए उसका जो कारण है इन चारों में से वो है बाहित मल। अगर वही धुआं बम विस्फोट देखा जाता तो ये होता वायु प्रदूषण के कारण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 73 है वायु प्रदूषण के कारण है। तो वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण है? पहला है कूड़े का जलना, व आग लगना, सब मोटर वाहनों का धुआं और द ये सभी। तो जो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं वो कूड़े का जलना भी होता है, क्योंकि कूड़ा जलता है तो धुआं निकलता है उससे, और वह आग लगना भी, और मोटर वाहनों का धुआं, जो जो मोटर वाहन होते हैं उनसे भी जो धुआं निकलता है तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है ये सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है, मतलब कि जो मानव के द्वारा नहीं होती है वह कौन सी आपदा है? ऑप्शन आ है अग्निकांड, ऑप्शन बा है बम विस्फोट, ऑप्शन सा है रेल दुर्घटना और ऑप्शन दा है भूकंप। तो जो मानवकृत आपदा नहीं है इसमें वो है भूकंप, क्योंकि भूकंप है वो मानव के द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। वहीं देखिए अग्निकांड तो भी मनुष्य के द्वारा, बम विस्फोट भी मनुष्य के द्वारा और रेल दुर्घटना भी, क्योंकि रेल मनुष्य ने ही बनाई है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, मतलब कि फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आए दूध से दही का बनना, व गन्ना के रस से सिरका का बनना, ऑप्शन सा है बल्ब का जलना और ऑप्शन दा है कागज का जलना। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि पदार्थ के जो गुण होते हैं वो नहीं बदलते हैं, और जो केमिकल परिवर्तन होते हैं उसमें बदल जाते हैं। तो दूध से दही का बनना है, मतलब पहले दूध था उसका दही बन गया, तो उसके जो गुण हैं वो बदल गए, तो इसलिए ये भी नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। वैसे ही बाग गन्ना के रस से सिरका का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और वैसे ही कागज का जलना, पहले कागज था फिर उसका जलने के बाद राख बन जाएगी, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बल्ब का जलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन आ सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सा नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन था साइट्रिक अम्ल। तो जो नींबू में अम्ल पाया जाता है वह होता है साइट्रिक अम्ल, तो इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है, तो विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन आ फल, ऑप्शन ब सब्जी और ऑप्शन सा सूर्य की रोशनी या धूप, ऑप्शन द दूध। तो जो विटामिन डी का सबसे सस्ता और प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सूर्य की रोशनी या धूप, तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। सरौता में आलम्ब होता है, मतलब कि जो सरौता होता है उसमें फलक्रम कहाँ होता है? ऑप्शन आ किनारे पर, ऑप्शन ब बीच में, ऑप्शन सा किनारे तथा बीच के मध्य और ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो जो सरौता होता है कुछ इस प्रकार का होता है कि जिससे हम कोई भी वस्तु काटने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आलम्ब होता है, आलम्ब कौन सा पॉइंट होता है? जिस पॉइंट से मतलब जो भी लीवर है वो चार मतलब अब उसमें घूम सके, फ्रीली घूम मूव कर सके, तो इस पॉइंट पर क्या होता है ये घूम सकता है, यहाँ से पकड़ के हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इस पॉइंट से ये घूमता है, जिस पॉइंट से घूमता है उसे हम आलम्ब या फलक्रम बोलते हैं। तो जो सरौता में आलम्ब कहाँ होता है? किनारे पर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। चाबी
सॉरी, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, मतलब घड़ी को जो चाबी देते हैं तो उसमें स्टोर करते हैं। ऑप्शन आ गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बा गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन सा स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन था सामर्थ्य ऊर्जा। तो जब हम घड़ी को चाबी देते हैं तो उसमें जो स्टोर करते हैं तो वह पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा। अगर वही हो कि घड़ी को चाबी देने के बाद मतलब घड़ी चल रही है या गति कर रही है तो उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि एलिशा परीक्षण किया जाता है। जो एलिशा परीक्षण है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर आ कैंसर में, ऑप्शन नंबर बा क्षय में, ऑप्शन नंबर सा एड्स में और ऑप्शन नंबर द टाइफाइड में। तो जो एलिशा परीक्षण है वो एड्स में किया जाता है। एड्स का पता लगाने के लिए एलिशा परीक्षण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। नाइट्रोजन अणु में होता है, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? ऑप्शन नंबर आ त्रिक आयनिक बंध, ऑप्शन नंबर एकल सह संयोजी बंध और ऑप्शन सा दुख सह संयोजी बंध और ऑप्शन द त्रिक सह संयोजी बंध। तो जो नाइट्रोजन अणु होता है वो N2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम नाइट्रोजन अणु को। तो इसमें क्या होता है कि त्रिक सह संयोजी बंध होता है कि अपना वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके 5 होता है नाइट्रोजन का, तो ये 3 ही उसको क्या कहते हैं अणुओं को, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी 3 ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं और 3 को ही लेते हैं। तो इससे ही अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो सहसंयोजी बंध मतलब त्रिक सहसंयोजी बंध कहलाता है, क्योंकि इसने भी इसको 3 दिए और इसने भी इसको 3 दिए। तो क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर था करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ऑप्शन आ 18, ऑप्शन बा 58, ऑप्शन सा 40 और ऑप्शन था 25। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस परमाणु क्रमांक, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना है 40, माइनस परमाणु क्रमांक कितना है 15, और तो कितना आ गया 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 2। तो जो नाइट्रोजन की संख्या है वो आएगी 25। तो इसमें ऑप्शन नंबर था इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? ये जो दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर है मतलब ब्लड है वो किस अंग में चला जाता है? तो ऑप्शन आ फेफड़ा, ऑप्शन बा हृदय, ऑप्शन सा त्वचा और ऑप्शन था यकृत। तो जो दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर होता है वह फेफड़ा में चला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि पेट्रोल में होती है आ यांत्रिक ऊर्जा, व विद्युत ऊर्जा, स ध्वनि ऊर्जा और द रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में होती है केमिकल एनर्जी मतलब कि रासायनिक ऊर्जा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? तो इन चारों में से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, बल्कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आ CA2CO3, ऑप्शन बा CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन सा CaO और ऑप्शन था CaO3। तो जो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO3 और इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका जो केमिकल नाम है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर था करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जो सोलर सेल है उसमें मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन आ है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन था प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और ऑप्शन था रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में और ऑप्शन था ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो जो सोलर सेल में
ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह होता है प्रकाश की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। कि जो सोलर पैनल होते हैं जो हम छत पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है, जो प्रकाश की ऊर्जा आती है सन की, उससे विद्युत ऊर्जा में वो ट्रांसफर हो जाती है, जिससे हम फैन या लाइट का यूज करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है कि पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो पेलाग्रा नाम का रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन आ विटामिन ए, ऑप्शन व विटामिन बी, ऑप्शन सा विटामिन सी और ऑप्शन द विटामिन डी। तो जो पेलाग्रा नाम का रोग होता है वह विटामिन वी की कमी से होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि जड़ों द्वारा जो वर्धी प्रजनन होता है वो किस में होता है, मतलब कि जड़ों के द्वारा ही फिर से प्रजनन होने लगता है। तो यह ऑप्शन नंबर आ है आलू में, ऑप्शन नंबर बी शकरकंद में, ऑप्शन नंबर सा अदरक में और ऑप्शन नंबर का गन्ना में। तो जो जड़ों द्वारा बढ़ती प्रजनन होता है वो शकरकंद में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार है। मतलब कि इसमें क्या है कि जो भार या वजन या जो वस्तु होती है वह बीच में है। तो इनमें से चारों में से कौन सा है कि जिसमें जो भार या वस्तु को बीच में होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ है हेड पंप, वाह है चाकू, सा है ट्रॉली और दा है फावड़ा। तो चाकू तो मैंने पहले बताया कि उसमें जो वेट होता है वो किनारे पर होता है एक में, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। चलिए अब देखते हैं हेड पंप। तो हेड पंप ऐसे ही बना लेते हैं हम, कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ पे उसका हत्था होता है चलाने वाला, ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या होता है वो मूव करता है, मतलब घूमता है। तो ये तो हो गया फलक्रम। और यहाँ पे क्या होता है, जो पानी निकलता है तो ये वेट हो गया, तो वेट यहाँ होता है। और जो बल या फर्श लगाते हैं तो बल हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ तो फलक्रम बीच में हो गया, मतलब आलम्ब। तो जहाँ आलम्ब बीच में होता है वो प्रथम श्रेणी का होता है। तो चलिए हेड पंप भी नहीं है जिसमें कि मतलब कि बेट बीच में हो, यहाँ पे भी बेट बीच में नहीं है। अब आता है फावड़ा। तो फावड़ा में क्या होता है कि फावड़ा से कुछ इस प्रकार का होता है, एग्जाम्पल के लिए बना लेते हैं। तो उसमें हम बेट यहाँ रखते हैं तो उसका भी बेट बीच में नहीं है, यहाँ पे बेट हो गया ना, इस पॉइंट पे हम उसे घुमा सकते हैं इधर उधर, और यहाँ पे हम उसे बल लगाते हैं, ठीक है। जो बल हम लगाते हैं तो वो यहाँ पे लगता है, तो इसमें भी नहीं है बेट बीच में। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सा। तो सा में क्या होता है कि जो वेट होता है वो हम बीच में रखते हैं, ठीक है, वेट क्या होता है बीच में होता है। तो इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो आ डायनमो व सोलर सेल, सब विद्युत मोटर और द सितार। तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे बोलते हैं विद्युत मोटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अवक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ऑप्शन सा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन तो माइनस में है देते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो तो इसमें ऑप्शन था है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे होगा कि जैसे जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तो हाइड्रोजन माइनस, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्लस आयन होता तो इसका आंसर करेक्ट होता। और यहाँ पे है जलीय विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो जो अम्ल है वो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं और हाइड्रोजन आयन भी देते हैं, लेकिन प्लस में, यहाँ पे है माइनस में। तो इसका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विटामिन सी का रासायनिक नाम है।
तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आ रेटिनॉल, ऑप्शन बा एस्कर्बिकम, ऑप्शन सा थायोमीन, ऑप्शन दा टोकोफेरॉल। तो जो विटामिन सी का केमिकल नाम होता है वो होता है एस्कर्बिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर, मतलब कि एस्कर्बिक अम्ल। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? ऑप्शन आ कैंची, ऑप्शन बा हैंडपंप, ऑप्शन सा सरौता और ऑप्शन था चिमटा। तो जो हमने कैंची देखा वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। वैसे ही जो हैंडपंप देखा हमने, तो हैंडपंप क्या था? ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। इसमें जो आलंब होता है वो बीच में होता है, मतलब कि जिस पे वो हत्था घूमता है। ठीक है। और आ गया सरौता। तो सरौता क्या होता है? सरौता होता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? हमने याद किया था FWE, मतलब कि आलम्ब, और इसको वेट को, वस्तु को, इसको आयास भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये आयास और इधर बल। तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है? जिसमें वेट या बल बीच में होता है, मतलब बल नहीं, सॉरी, वेट या आयास बीच में होता है। तो जो सरौता होता है उसमें जो वेट है, मतलब किसी भी वस्तु को जब हम काटते हैं तो वो बीच में होती है, और इस वाले पॉइंट पे घूमता है और इधर से हम बल लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो। जो चिमटा होता है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो है ऑप्शन नंबर सा सरौता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर नहीं है? तो इन तीनों में जो इंडिकेटर है, ऑप्शन आ लाल लिटमस, ऑप्शन व मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सा फिनोप्थिलीन और ऑप्शन था एंटासिड। तो ये जो तीनों हैं वो इंडिकेटर या सूचक होते हैं एसिड के, बेस के। ठीक है। और लेकिन जो एंटासिड है वह किसी भी प्रकार का इंडिकेटर या सूचक नहीं होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर था करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ऑप्शन आ गोबर से, ऑप्शन बा कूड़ा कचरा से, और ऑप्शन सा आ एवं बा दोनों से, और ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं तो वो गोबर से और कूड़ा कचरा दोनों से बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है, आ एवं बा दोनों से। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, मतलब कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है उससे पौधे बढ़ते हैं। ऑप्शन आ अति शीघ्र गति से, ऑप्शन व धीमी गति से, ऑप्शन सा बढ़ते ही नहीं है, और ऑप्शन था इनमें से सभी। तो जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है उससे जो पौधे है, जो हमारी फसल है, वो अति शीघ्र गति से बढ़ती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है राजन सीरीज के वो कंप्लीट होते हैं। तो ये पार्ट सेकंड है, और पार्ट फर्स्ट में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 48 तक करा दिया है।